Good morning, students. Today we are going to start a new chapter from your book Hornbill, chapter number 1, and the chapter name is The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. So we are going to start our video. First of all, I will show you the picture of the author. This is the picture of your author of the chapter The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. So this is the picture of Khushwant Singh as you can see in the slide. Now we will try to know about the author of the chapter. Khushwant Singh, one of the best known Indian writers of all times, was born in 1915 in Hadali, now in Pakistan. Khushwant Singh जो कि एक वेल नोन राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर में, वेल नोन इंडियन राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर में, उनका बर्थ हुआ था 1915 हडाली जो कि पाकिस्तान में है. He was educated at the Government College, Lahore, King's College, Cambridge University and the Inner Temple in London. जो खुशवंत सिंह थे उन्होंने अपनी एजुकेशन ली गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एंड द इनर टेम्पल जो कि लंदन में है. तो इन डिफरेंट प्लेसेस से उन्होंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया. He started a distinguished career as a journalist with the All India Radio in 1951. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक जर्नलिस्ट के फॉर्म में की थी, जर्नलिस्ट के रूप में की थी ऑल इंडिया रेडियो के साथ 1951 में. He was also the founder, editor of Yojana, editor of the Illustrated Weekly of India and the editor of the Hindustan Times. तो वो फाउंडर एडिटर थे योजना के, एडिटर थे इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के, और एज अ एडिटर काम कर चुके थे हिंदुस्तान टाइम्स के साथ. वी ऑल नो इट्स अ वेरी पॉपुलर इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया. Okay, now move to the next slide. Khushwant Singh was a member of the Rajya Sabha from 1980 to 1986. खुशवंत सिंह जो थे वो मेंबर ऑफ राज्यसभा रह चुके थे 1980 से लेकर 1986 तक. Among other honors, he was awarded the Padma Vibhushan in 1974 by the President of India. He returned the award in 1984 in protest against the Union government's seize of the Golden Temple in Amritsar. तो राज्यसभा मेंबर रहने के अलावा उन्हें जो अवार्ड मिला था वो मिला था पद्म विभूषण का 1974 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, लेकिन उस अवार्ड को उन्होंने 1984 में रिटर्न कर दिया था एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्हें प्रोटेस्ट करते हुए, विद्रोह करते हुए, प्रोटेस्ट किसके लिए था, सीज ऑफ द गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर है, यानी कि गोल्डन टेम्पल को सीज करने के प्रोटेस्ट में, जो कि अमृतसर में है गोल्डन टेम्पल. तो इस चीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए उन्होंने पद्म विभूषण 1984 में रिटर्न कर दिया था. He died on 20th March 2014 at his Delhi based residence at the age of 99. 20th March 2014 को जो दिल्ली में जो घर है वहां उनकी डेथ हो गई और उस टाइम में उनकी एज थी 99. Now we will do the introduction of the chapter. This is all about your author Khushwant Singh. So now we will start the introduction of the chapter. The Portrait of a Lady is the story of the author. ये Portrait of a Lady जो कहानी है वो author की है, तो we can say it's an autobiographical account, जहाँ author ने अपने बारे में ही, अपने रिलेशनशिप के बारे में लिखा है, जो कि उनकी ग्रैंडमदर के साथ उनके कैसे रिलेशंस थे, कई सालों तक उनके कैसे टर्म्स रहे उनकी ग्रैंडमदर के साथ, वही उन्होंने चैप्टर में डिस्क्राइब किया है. तो he describes his relationship with his grandmother over the years. He pens down her daily activities and how she evolved as a character as time passed by. और कैसे जो है उनका कैरेक्टर टाइम के साथ इवॉल्व होता है, कैसे कैसे चीजों में चेंज आता है, ऑथर का अपने ग्रैंडमदर के साथ रिलेशनशिप कैसे चेंज होते हैं, कैसे कैसे ग्रैंडमदर के कैरेक्टर को उन्होंने एक्सप्लेन किया है. That is all about chapter. He explains her appearance with helps create an image in the reader's mind. तो यहाँ खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंडमदर का एक ऐसा इमेज जो है प्रेजेंट किया है जो कि एक इमेज बना देता है रीडर के माइंड में. जैसे कि चैप्टर का टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो वो लेडी कौन है, वो ग्रैंड मदर है, तो उन्हीं के पोर्ट्रेट
एक वर्ड्स में उन्होंने डिफाइन किया है, शब्दों में डिफाइन किया है कि उनकी ग्रैंड मदर के साथ उनके रिलेशनशिप कैसे थे और उनकी ग्रैंड मदर कैसी थी. So that is all about your chapter Portrait of a Lady. Now we will discuss the theme of the chapter. The Portrait of a Lady theme. The Portrait of a Lady is a part of an autobiography by Khushwant Singh. As I told you in the previous slide, it is an autobiographical account. ये autobiographical account है. In this story, the author draws a pan portrait of his grandmother. तो उन्होंने पैन पोर्ट्रेट जो है प्रेजेंट की है अपनी ग्रैंड मदर की, यानी कि उनको डिस्क्राइब किया है किसके कैरेक्टर को, अपनी ग्रैंड मदर के कैरेक्टर को. He beautifully unfolds their relationship and how it undergoes several changes. और उन्होंने बताया, उन्होंने जो है कैसे जो उनका ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था अपनी ग्रैंड मदर के साथ, कैसे वो टाइम के साथ चीजें चेंज होती जाती हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सब उन्होंने बताया है चैप्टर में. In other words, the story is a loving tribute from a grandson to his grandmother. अगर अपने वर्ड्स में बोले तो एक बहुत ही लविंग, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रिब्यूट है एक ग्रैंडसन का, जो कि वो किसको देता है, अपनी ग्रैंड मदर को. The story gives a picture of human relationship. और ये स्टोरी एक ट्रू सेंस में ह्यूमन रिलेशनशिप को प्रेजेंट करती है. It is a realistic account how the grandparents give all their time, attention and love to their grandchildren. बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स में खुशवंत सिंह ने इस चीज को डिस्क्राइब किया है कि कैसे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं अपना टाइम देते हैं, अपना अटेंशन देते हैं, अपना अफेक्शन देते हैं, अपना लव देते हैं, अपनी टेक केयर देते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को. कैसे दादा दादी हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अटेंशन रखते हैं. तो यही सब उन्होंने चैप्टर में डिस्क्राइब किया है. Now we will discuss the characters of the chapter. There are two major characters in this chapter. First, grandmother. Khushwant Singh's grandmother is described as an extremely religious person. तो पहला जो मेजर कैरेक्टर है वो है खुशवंत सिंह की ग्रैंडमदर, जो कि एक बहुत ही रिलीजियस पर्सन के फॉर्म में उन्होंने डिस्क्राइब किया है. शी वॉज अ वेरी काइंड लेडी, बहुत काइंड लेडी थी वो. शी वॉज शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बैंड. वो शॉर्ट थी, फैट थी और हल्की सी, यानी कि जो झुकी हुई थी, स्लाइटली बैंड थी. Her face was wrinkled and she was always dressed in spotless white clothes. उनका फेस फुल ऑफ wrinkles था, वो हमेशा सफेद कपड़े पहनती थी. In the village she took care of all the needs of the author when he was a child. और जब वो गांव में रहते थे, विलेज में रहते थे, उनकी सारी नीड्स का बहुत अच्छे से टेक केयर किया उनकी ग्रैंडमदर ने जब वो एक छोटे बच्चे थे. सेकेंड जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो खुद ऑथर है खुशवंत सिंह. He recounts his childhood days and his relationship with his grandmother. तो उन्होंने याद किया है, रिकॉल किया है अपने चाइल्डहुड डेज को और अपने रिलेशनशिप को अपनी ग्रैंडमदर के साथ. So that is about the introduction, theme and characters of the chapter. Now we will discuss the detailed summary of the chapter. So students, now we will discuss the detailed summary of the chapter, The Portrait of a Lady. In the Portrait of Lady, Khushwant Singh has given an account of his grandmother. तो इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंडमदर के बारे में डिस्क्राइब किया है. As I told you in the previous slides, he draws a lifelike portrait. उन्होंने बिल्कुल एक lifelike portrait जो है डिस्क्राइब किया है अपने वर्ड्स में अपनी ग्रैंडमदर का. ऐसा लगता है जैसे सामने हमारे एक वी कैन से एक पिक्चर जैसे बिल्कुल एक इमेज सामने आ जाती है. इस तरीके का डिस्क्रिप्शन है ग्रैंडमदर का. सॉरी. शी वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत ओल्ड है. हर फेस वॉज रिंकल्ड, उनका फेस फुल ऑफ रिंकल्स है. हर हेयर वॉज वाइट, उनके वाइट हेयर है. इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट once she had been young and pretty. और ये विश्वास करना काफी मुश्किल हो जाता है कि कभी वो यंग और प्रिटी भी रही होंगी. यानी कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अपने चाइल्डहुड से जो ऑथर है उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर को ऐसा ही देखा है. His grandfather's picture hung above the mantelpiece in the drawing room. तो जो उनकी ग्रैंडफादर हैं उनकी पिक्चर ड्राइंग रूम में जो मेंटल पीस होता है उसके ऊपर
हंग हो रखी है, टंगी हुई है। अब ये मेंटल पीस क्या होता है, दिस इज वी कैन से अ फायरवुड प्लेस, सो दिस वन। और सपोज करो कि यहाँ पर उनकी ग्रैंडफादर की पिक्चर है। ही वोर अ बिग टर्बन, वो काफी बड़ी बिग जो है टर्बन पहनते थे। हिज क्लोथ्स वर लूज, उनके कपड़े ढीले ढाले होते थे। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और ऐसा लगता था जैसे बहुत ज्यादा एज्ड है वो, बहुत जो है लगभग 100 साल या उससे भी ऊपर है। It was hard to believe that he had once a wife or children, और उनकी इमेज को ऐसे देखकर विश्वास ही नहीं होता था, बिलीव ही नहीं होता था कि इनकी भी कभी वाइफ और चिल्ड्रन रहे होंगे, इतने ज्यादा वो एज्ड पिक्चर से लगते थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अपीयरेंस ऑफ द ग्रैंडमदर। अपीयरेंस ऑफ द ग्रैंडमदर। खुशवंत सिंह ग्रैंडमदर वाज अ शॉर्ट लेडी, वो उनकी हाइट जो थी वो कम थी। शी वॉज फैट एंड स्लाइटली बैंड, वो थोड़ी फैटी थी और स्लाइटली बैंड थी, मतलब थोड़ी सी चबी पर्सनालिटी थी और झुक कर चलती थी। शी कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, वो सीधे नहीं चल सकती थी। शी होबल्ड अबाउट द हाउस, होबल्ड मीन्स होता है टू वॉक विद डिफिकल्टी, उन्हें चलने फिरने में प्रॉब्लम थी। She had to keep one hand on her waist, और वो अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखकर फिर चलती थी। It was to balance her stoop, और जिससे कि वो अपना बैलेंस बना सके। Stoop का मतलब होता है to bend your head and shoulders forwards और downwards, मतलब झुक कर चलना अपनी कमर पर हाथ रख के ताकि बॉडी का बैलेंस बना रहे। In the other she held a rosary. So in the other she held a rosary. Now what is rosary? A string of small round pieces of wood used by religious person for counting prayers. जिसे हम माला का जाप बोलते हैं ना, जो माला जिससे पूजा की जाती है या मंत्र जिसे प्रेयर्स काउंट की जाती है, वो होती है रोजरी। शी वॉज ऑलवेज टेलिंग द बीट्स, और हमेशा उसी वो माला को जपती रहती थी अपनी प्रेयर्स की काउंटिंग के लिए। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन प्रेयर, और हमेशा जो उनके लिप्स थे वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते थे प्रेयर में, पूजा में। शी पुट ऑन वाइट क्लोथ्स, शी ऑलवेज पुट ऑन वाइट क्लोथ्स, वो हमेशा सफेद कपड़े पहनती थी। हर सिल्वर लॉक्स स्कैटर्ड ओवर हर पेल फेस, और जो उनकी सिल्वर लॉक्स थी वो उनके फेस पर, उनके पेल, उनके येलोइश फेस पर बिखरी हुई थी। अब सिल्वर लॉक्स, लॉक्स का मतलब बेटा वैसे तो बालों की लट होती है। सिल्वर इसीलिए क्या कहा गया है, बिकॉज शी वॉज हैविंग ग्रे हेयर्स, उनके सफेद बाल थे। ठीक है, तो जो उनके सफेद बाल थे वो उनके पूरे जो डल और जो येलोइश जो पेल फेस था उस पर बिखरे हुए थे। ठीक है, इसीलिए बोला गया सिल्वर लॉक्स। शी लुक्ड लाइक स्नोई माउंटेन्स इन विंटर, और वो ऐसा लगता था जैसे वो एक स्नोई, जैसे स्नो से जो माउंटेन्स होते हैं जिन पर स्नो होती है, उन्हें देखकर काफी सुकून मिलता है, कंटेंटमेंट मिलता है, पीस मिलती है, जो बिल्कुल वाइट होते हैं। दैट गिव्स द कामनेस, पीसफुलनेस। तो वो एक वाइट माउंटेन जैसी लगती थी। जैसे विंटर में जो माउंटेन्स होते हैं वो फुल ऑफ स्नो होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, तो वो वैसी ही लगती थी। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ पीस एंड कंटेनमेंट, और वो जो है पीस और कंटेनमेंट की एक पिक्चर लगती थी, मूर्त लगती थी, जिन्हें देखकर बहुत ज्यादा शांति, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन, कंटेनमेंट मिलता था। शी वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत ज्यादा एज थी, ओल्ड थी। परहैप्स शी कुड नॉट हैव लुक्ड ओल्डर, और शायद इससे ज्यादा वो ओल्डर, इससे ज्यादा बूढ़ी वो लग नहीं सकती थी। शी लुक्ड द सेम फॉर द लास्ट 20 years, और ऑथर का मानना है कि पिछले 20 सालों से वो ऐसी ही लग रही थी, उनमें कोई चेंज नहीं था। सो दैट इज द अपीयरेंस ऑफ द ग्रैंडमदर, उनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन है ये। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इनिशियल ईयर्स ऑफ टुगेदरनेस, लाइफ इन द विलेज। अब जो स्टोरी है, सबसे पहले एक जनरल डिस्क्रिप्शन दे दिया गया, फिर उसके बाद अपीयरेंस ऑफ द ग्रैंडमदर की बात हुई कि अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस कैसी थी। और अब ये बात है उन इनिशियल ईयर की, जब वो साथ साथ थे। कब थे? विलेज टाइम में, यानी कि जब विलेज में वो रहते थे, विलेज लाइफ का
तो इस स्लाइड में उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है. नाउ आई विल रीड द स्लाइड. खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स. यानी कि जो ऑथर है और जो ग्रैंड मदर वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. हिज पेरेंट्स वेंट टू सिटी. उनके जो पेरेंट्स हैं खुशवंत सिंह के वो शहर चले जाते हैं. दे लेफ्ट हिम विद हर इन द विलेज. और वो खुशवंत सिंह और ग्रैंड मदर को कहाँ छोड़ के जाते हैं? गाँव में, विलेज में. शी टुक गुड केयर ऑफ हिम. और जो उनकी ग्रैंड मदर हैं ऑथर की, वो बहुत अच्छे से टेक केयर करती हैं किसकी? अपने ग्रैंडसन की. In the initial years of his life, the author lived with his grandmother in the village. शुरुआत के दिनों में, इनिशियल ईयर्स में, जो ऑथर है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते हैं विलेज में. His grandmother used to wake him up in the morning and get him ready for the school. और ग्रैंड मदर उनको जगाती थी मॉर्निंग में और स्कूल के लिए रेडी करती थी. She got him ready for the school. स्कूल के लिए तैयार करती थी. She said her morning prayer in sing song. I move to the next slide so I can complete the sentence. manner. और जो वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर है वो गुनगुनाती रहती थी, गाना गाती रहती थी. She hoped that he would learn it by heart. और इस इंटेंशन से कि उनका ग्रैंडसन उस प्रेयर को, उस रिलीजियस सॉन्ग को अच्छे से लर्न कर ले, याद कर ले. He liked her voice but never bothered to learn it. अब खुशवंत सिंह को अपनी ग्रैंड मदर की आवाज तो बहुत पसंद थी, लेकिन वो इसको लेकर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर नहीं थे कि जो सॉन्ग जो है उनकी ग्रैंड मदर सिंग कर रही हैं, गा रही हैं, जो प्रेयर वो गुनगुना रही हैं, उसको वो याद कर लें. तो ऐसा कुछ नहीं था. लेकिन जो उनके ग्रैंडसन थे ग्रैंड मदर के, यानी कि ऑथर खुशवंत सिंह, उनको अपनी ग्रैंड मदर की आवाज बहुत ज्यादा पसंद थी. Then she would fetch his wooden slate. अब देखो यहाँ तक हम लोगों ने जो अंडरस्टैंड किया है चैप्टर को कि उनकी ग्रैंडमदर उनको स्कूल जाने के लिए रेडी करती थी. अब वो स्कूल क्या क्या लेकर जाते थे और कैसे जाते थे, कैसी जर्नी होती थी स्कूल तक जाने की, और अबाउट स्कूल, तो ये सारी चीजें अब हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे. तो नाउ आई विल रीड द स्लाइड. तो वो क्या करती थी? उनकी वुडन स्लेट को लेकर आती थी. ठीक है, पहले स्लेट्स पर पढ़ाई होती थी बेटा. She had already washed it. जो से पहले वो साफ कर देती थी. Plastered it with yellow chalk. और उस पर जो येलो चौक है, यानी कि उसको जिससे अच्छे से लिखा जा सके, उससे उसे कलर कर देती थी, उसे प्लास्टर्ड कर देती थी अच्छे से. उस पर पूरे येलो चौक जो है वो लगा देती थी, प्लास्टर्ड कर देती थी. She would take an earthen ink pot and a reed pen. अब उनके पास एक अर्दन इंक पॉट होता था और एक रीड पेन होता था. अब ये रीड पेन क्या है वो मैं बताती हूँ. नाउ एज यू कैन सी इन द स्लाइड, दिस इज अ रीड पेन. वी कैन से सिंपल लैंग्वेज इट्स अ वुडन पेन. ओके, तो दिस इज योर रीड पेन. तो वो अपनी स्लेट के साथ, अपने अर्दन इंक पॉट के साथ और अपने रीड पेन के साथ तैयार हो जाते थे. ओके, नाउ आई विल रीड द फर्दर. He would tie them in a bundle and hand it to him. और वो क्या करती थी? सारी चीजों का बंडल बना दिया और ऑथर को पकड़ा दिया. She would give him a thick stale chapati with little butter and sugar spread on it. It was his breakfast. अब वो क्या करती थी ग्रैंडमदर, जो नाश्ते में या ब्रेकफास्ट में क्या देती थी? एक थिक जो है स्टेल चपाती, यानी कि जो बासी जो रोटी होती है जिस पर वो क्या करती थी? बटर और शुगर को स्प्रेड कर देती थी. तो ये थिक स्टेल चपाती जो थी ये ब्रेकफास्ट हुआ करता था. शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स. और बहुत सारी स्टेल चपातीज को लेके चलती थी. किसके लिए? विलेज डॉग्स के लिए. हिज ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद हिम. और जो उनकी ग्रैंड मदर थी ऑथर की, वो डेली स्कूल जाती थी. किसके साथ? अपने ग्रैंडसन के साथ. द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. क्योंकि स्कूल और टेम्पल जो है वो अटैच थे, साथ में थे. द प्रीस्ट टॉट चिल्ड्रन द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. और जो प्रीस्ट यानी कि जो पुजारी होते थे मंदिर के, वो बच्चों को अल्फाबेट सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. The children sat in 2 rows in veranda. They would sing the alphabet or the prayer in chorus.
अब बच्चे जो है उस जो बरामदा होता था उसमें बैठ जाते थे और वो अल्फाबेट्स को गाते थे और प्रेयर्स को गाते थे ग्रुप्स में। द ग्रैंड मदर सेट इनसाइड द टेम्पल, और जो ग्रैंड मदर थी वो मंदिर में बैठती थी। शी वुड रीड होली बुक्स, वो होली बुक्स को पढ़ती थी। देन दे वुड वॉक होम टुगेदर, और फिर वो साथ साथ घर जाते थे। द विलेज डॉग्स वुड गेदर एट टेम्पल डोर, और जो विलेज डॉग्स थे वो इकट्ठे हो जाते थे मंदिर के दरवाजे पर। दे थ्रू चपातीज टू देम, और वो क्या करते थे, जो ग्रैंडसन और जो ग्रैंड मदर है वो चपाती थ्रू करते थे, डालते थे उन डॉग्स को। द डॉग्स वुड ग्रोल एंड फाइट विद ईच अदर, और जो डॉग्स थे वो आपस में फाइट करते थे, बाग करते थे, ग्रोल करते थे उन चपातीज के लिए। ओके तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक मैं चैप्टर को शॉर्ट में बताऊं, highlights बताऊं, तो we can note certain points. First, when the author Khushwant Singh was a little child, his parents left him in the village with his grandmother and went to live in the city. यानी कि जब वो छोटे थे तो उनको गांव में छोड़ के चले जाते हैं उनकी ग्रैंडमदर के पास। Second point, the author's grandmother was an old and religious lady. The author shared a very close bond with his grandmother. यानी कि जो ऑथर की ग्रैंडमदर है वो काफी ओल्ड है, रिलीजियस लेडी है, और बहुत अच्छा रिलेशनशिप है ग्रैंडसन और ग्रैंडमदर के बीच में। दे बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। द ग्रैंडमदर woke him up, dressed him and accompanied him to school. The school was attached to the temple. अब क्या है कि ग्रैंडमदर अब उसको अपने ग्रैंडसन यानी कि ऑथर को सुबह उठाती हैं, स्कूल के लिए रेडी करती हैं और दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। While the author was at school, the grandmother used to read the holy books in the temple. जब ऑथर स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो ग्रैंडमदर उस टाइम में होली बुक्स पढ़ती हैं। तो अब तक हमने यहाँ तक स्टोरी को अंडरस्टैंड कर लिया है इनिशियल ईयर्स तक। Now we will discuss the turning point of their friendship and life in the city in the next slide. Okay. Now we will discuss turning point of their friendship, life in the city. In the previous slide we have discussed the initial years, life in the village. In this slide we will discuss life in the city. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है ग्रैंडसन और ग्रैंडमदर की रिलेशनशिप में, और जब वो लोग सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं, तो वी विल डिस्कस दैट थिंग इन दिस स्लाइड। The narrator's parents sent for them in the city. वो लोग शहर में आ जाते हैं। It was a turning point in their friendship. और ये टर्निंग पॉइंट होता है ऑथर और ग्रैंड मदर की रिलेशनशिप में। They shared the same room. वो दोनों एक ही रूम को शेयर करते हैं, एक ही रूम में रहते हैं। But grandmother no longer went to school with him. लेकिन अब ग्रैंड मदर जो है अपने ग्रैंडसन के साथ यानी कि ऑथर के साथ स्कूल नहीं जाती थी। The narrator used to go to an English school in a motor bus. और जो नरेटर थे वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते थे बस में। There were no dogs in the streets. अब कोई डॉग्स नहीं होते थे जिनको वो लोग स्टिल चपातीज दें, ऐसा तो कुछ नहीं होता था। So grandmother took to feeding the sparrows. तो ग्रैंडमदर ने उस हैबिट को अब स्पैरोज में शिफ्ट कर लिया था। वो किसको खिलाती थी? स्पैरोज को। Years rolled by, समय बीतता गया। They saw less of each other. और दोनों का इंटरेक्शन कम होता गया। Sometimes she would ask him what the teacher wait a minute what the teacher had taught him. She did not believe in the things at the English or science. Back to the next slide so I can explain you. अब समय बीतता गया, दोनों के बीच की इंटरेक्शन कम होती गई। कभी कभार जो है ग्रैंड मदर ये पूछ लिया करती थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया, साइंस और इंग्लिश जैसी चीजों में उनको बिलीव नहीं था। She felt sad that there was no teaching about God and the scriptures at school. और ये सोचकर बहुत उन्हें दुख लगता था, बुरा लगता था कि कोई जो है रिलीजियस बातें नहीं बताई जाती, भगवान के बारे में बताया नहीं जाता, कोई होली बुक नहीं पढ़ाई जाती।
The narrator one day told her that they were being given music lessons. अब नरेटर जो है एक दिन आके ये बताते हैं कि उन्हें म्यूजिक सिखाया जाएगा, म्यूजिक के लेसन्स दिए जाएंगे. शी वॉज डिस्टर्ब्ड, और ये सुनकर वो डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं. शी थॉट म्यूजिक क्वाइट इनडिसेंट, और उनका मानना था दिस इज थिंग इज क्वाइट इनडिसेंट, कि ये डिसेंट नहीं है म्यूजिक, म्यूजिक अच्छे लोगों के लिए नहीं होता. फॉर हर इट वॉज गुड ओनली फॉर प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स, और उनका मानना था कि म्यूजिक केवल प्रोस्टिट्यूट्स और बेगर्स के लिए होता है. इट वॉज नॉट मीन फॉर जेंटल फ्लोक, और ये अच्छे लोगों के लिए म्यूजिक नहीं होता. तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि उनका जो शहर में आके दोनों के बीच में इंटरेक्शन कम हो गया. ठीक है, तो कैसे रिलेशनशिप में चेंजेस आए, वी हैव लर्न इन दिस स्लाइड. So in this slide we have learned that author's parents were well settled in the city. He and his grandmother also went to the city, and it moved a turning point in their friendship. In the city, Khushwant Singh attended an English school and traveled in a bus. He learned English words and topics of Western science. The grandmother could no longer accompany him to his school nor help him in the studies. However, they shared the same room. So we have learned all these things in this slide. Now move to the next one. बेटा इसमें बहुत ही कॉमन सी लैंग्वेज है, तो आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. The grandmother combats her loneliness by feeding the sparrows. Now we will discuss about the loneliness and feeding of sparrows in this slide. Loneliness of grandmother. तो इसमें लिखा है the grandmother combats her loneliness by feeding the sparrows. कॉम्बैट्स का मतलब अ काइंड ऑफ स्ट्रगल होता है बेटा, एक तरीके का स्ट्रगल, कि कैसे वो अपनी लोनलीनेस से स्ट्रगल कर रही थी, और वो और इस लोनलीनेस को दूर करने के लिए क्या करती थी, फीडिंग द स्पैरोज, स्पैरोज को फीड करती थी, उनको दाना खिलाती थी. द नरेटर वेंट टू यूनिवर्सिटी. अब नरेटर जो थे वो अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी चले गए थे. ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन. अब उनका अपना कमरा था. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन. अब जो कॉमन लिंक था, जो दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप थी, वो कहीं ना कहीं अब टूट चुकी थी. द ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली. और ग्रैंडमदर ने अपनी लोनलीनेस को अब एक्सेप्ट कर लिया था. शी वॉज ऑलवेज बिजी विद हर स्पिनिंग व्हील्स एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. अब वो व्हील को स्पिन करने में, जो चरखा जिसको हम घुमाना बोलते हैं, उसमें उस व्हील को स्पिन करने में और अपनी प्रेयर्स को रिसाइट करने में बिजी रहती थी. She rarely talked to anyone. वो मुश्किल ही किसी से बात करती थी. In the afternoon she relaxed for a while. दोपहर में थोड़ी देर के लिए आराम करती थी. Then she would feed the sparrows. और फिर वो स्पैरोज को फीड करती थी, दाना खिलाती थी. She sat in the veranda. वो veranda में बैठ जाती थी. She broke the bread into little bites. और वो छोटे छोटे बिट्स में उनको बांट देती थी, ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस को कर देती थी. Then she would throw them to sparrows. और फिर वो स्पैरोज को डाल देती थी उस ब्रेड क्रम्स को. Now move to the next slide. Hundreds of sparrows came there. और बहुत सारी, हजारों जो स्पैरोज हैं, बहुत सारी hundreds स्पैरोज आ जाती थी. They created a hell of noise. और वो ऐसा लगता था कि जैसे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज्यादा, जैसे कि चीखने, जैसे जो चिर्पिंग की वर्ड्स की जो आवाज होती है वो बहुत ज्यादा होती थी, इसीलिए हेल ऑफ नॉइज यहाँ पर बोला गया. इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेज. सम केम एंड सेट ऑन हर लेग्स. कुछ आती थी और उनके लेग्स पर बैठ जाती थी. अदर वुड सिट ऑन हर शोल्डर्स. कुछ उनके शोल्डर्स पर बैठ जाती थी. सम वुड सिट इवन ऑन हर हेड. कुछ उनके सर पर बैठ जाती थी. शी स्माइल्ड बट नेवर फ्राइटेंड देम. वो हमेशा मुस्कुराती थी लेकिन कभी भी उनको भगाती नहीं थी. फीडिंग द स्पैरोज वाज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. और ये जो टाइम होता था स्पैरोज को फीड करने का, ये हैप्पीएस्ट आवर होते थे किसके लिए, ग्रैंड मदर के लिए. ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. So students, now we will recapitulate the previous slide.
नाउ मतलब एक बार रिकैप्चुलेट, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली वाली स्लाइड्स में क्या पढ़ा है। तो हमने पढ़ा था व्हेन the grandmother kept herself busy in prayers and spinning the wheel। और ग्रैंड मदर अपने आप को किस में बिजी रखती थी? प्रेयर्स में, व्हील को स्पिन करने में। हर फेवरेट पार्ट ऑफ द डे वाज फीडिंग द स्पैरोज। और जो उनका फेवरेट जो टाइम होता था वो स्पैरोज को फीड कराना होता था। So we have learned all these things in the previous slide. Now we will read this slide. The author's homecoming. The narrator returned home after 5 years. लगभग 5 साल के बाद जो नरेटर हैं, जो ऑथर हैं इस चैप्टर के, वो वापस आते हैं। His grandmother met him at the station. Grandmother जो है उनको स्टेशन पे मिलती हैं। She did not look a day older। और ऑथर कहते हैं कि वो एक भी दिन जो है ओल्ड नहीं लग रही थी, यानी कि जैसा छोड़कर गए थे वो वैसी ही दिख रही थी। She did not speak anything। वो कुछ भी नहीं बोली। She held him in the arms। उन्होंने उनको हग किया। She went on reciting her prayers। लेकिन वो जो है अपनी प्रेयर्स को रिसाइट कर रही थी। इन द आफ्टरनून शी फेड द स्पैरोज एज यूजुअल। दोपहर को जैसे वो जो स्पैरोज को जो फीड करती थी, जो ब्रेड क्रम्स देती थी, वही उन्होंने दिए। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। लेकिन जो शाम होते होते एक चेंज सा नजर आया। वो क्या था? शी डिड नॉट प्रे। उन्होंने उस दिन प्रे नहीं किया। शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड। उन्होंने आस पड़ोस की लेडीज को बुलाया। शी गॉट एन ओल्ड ड्रम। और एक पुराना सा ड्रम लिया। She continued thumping the old drum for several hours। और उस ओल्ड ड्रम को काफी घंटों तक बजाया। अगर हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझें तो लेडीज को बुला के उन्होंने जो ढोलक जो होती है वो बजाई कई घंटों तक। She started singing। वो जो है बहुत देर तक गाने गाती रही। She sung of द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। और वो ऐसे गाने गा रही थी जैसे वॉरियर्स वापस आते हैं जो किसी वॉर को कंप्लीट करने के बाद। दे हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप। उन्हें रोकने की कोशिश की गई। शी माइट ओवर स्ट्रेन हरसेल्फ, कि कहीं वो ज्यादा ना थक जाए। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट शी हैड फॉरगॉटन टू प्रे। और ऑथर कहते हैं कि शायद उनकी याद में वो पहली बार था कि उन्होंने जो है अपना पूजा पाठ नहीं किया हो। So now I will give you the key points of this slide so you can understand the chapter in a better way. Now what we have learned in this chapter: the author came back after 5 years and was received by his grandmother at the station. She was unchanged and did not look a day older. In the evening, the grandmother did not pray and instead collected the women of the neighborhood and celebrated her grandson homecoming. ओके तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि ऑथर लगभग 5 इयर्स के बाद घर पर आता है। स्टेशन पे ग्रैंडमदर मिलती हैं। वो एक भी दिन जो है ज्यादा ओल्ड नहीं लग रही थी, जैसा छोड़कर गए थे वैसी ही लग रही थी। और जो ग्रैंडमदर हैं उन्होंने जो है दोपहर को स्पैरोज को फीड करवाया। शाम को एक चेंज नजर आता है कि वो पड़ोस की लेडीज को बुला के जो है सेलिब्रेट करती हैं अपने ग्रैंडसन की होमकमिंग। सो वी हैव लर्न ऑल दीज थिंग्स इन द स्लाइड। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड। बेटा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और ये है कि जब ऑथर अपनी स्टडीज के लिए अब्रॉड जा रहे थे तो ग्रैंडमदर उनको स्टेशन छोड़ने आती हैं और उनके फोरहेड पर किस करती हैं। एंड दैट वाज द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। ठीक है, उसके बाद इतनी इंटरेक्शन रहती नहीं है। जनरली क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट वाज द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। So when the author was going to the abroad for higher education, that time she kissed her forehead silently. The narrator thought that it was the last sign of physical contact between them. तो ये जो नरेटर सोचते हैं कि शायद ये उनका लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था जो उनके बीच में हुआ। ठीक है, now we will discuss the next slide. Grandmother's death. The next morning she fell ill. अगले मॉर्निंग वो बीमार पड़ जाती हैं। She had a mild fever. उनको हल्का सा फीवर होता है। She told them that her end was near. और वो सबको बोलती हैं कि अब उनका एंड जो है वो पास में ही है।
शी रियलाइज दैट शी हैड फॉरगॉटन टू प्रे, और उन्हें रियलाइज हो जाता है कि वो उस होम कमिंग सेलिब्रेशन में जो है प्रे करना भूल गई. शी डिड नॉट वांट टू टॉक, वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी. इट वुड बी वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि उन्हें लगता था कि टाइम की वेस्टेज है. शी इग्नोर्ड देयर रिक्वेस्ट, और वो सबकी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देती हैं. शी ले पीसफुली इन बेड, वो आराम से बेड पे लेटी रहती हैं. शी वॉज प्रेइंग एंड टेलिंग बीट्स, वो जो है प्रे कर रही थी और अपने जो प्रेयर्स को काउंट कर रही थी. देन हर लिप्स स्टॉप मूविंग, और तभी जो उनके जो लिप्स हैं वो प्रेयर में जो मूव कर रहे थे, जो लिप मूवमेंट थी वो स्टॉप हो जाती है. द रोजरी फेल डाउन फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो रोजरी है, जो वो माला है जिससे वो जाप कर रही थी, पूजा कर रही थी, शी वॉज टेलिंग हर बीट्स, वो उनकी लाइफलेस फिंगर से यानी कि उनके बेजान हाथों से नीचे गिर पड़ती है वो रोजरी. हर फेस लुक पेल बट पीसफुल, उनका जो फेस था वो पेल लग रहा था, येलोइश लग रहा था, लेकिन पीसफुल लग रहा था. शी वॉज डेड, वो अब जो नहीं, शी वॉज नो मोर, वो डेथ हो चुकी थी उनकी. शी वॉज लेड ऑन द ग्राउंड, उन्हें ग्राउंड पर लिटाया जाता है. शी वॉज कवर्ड विद रेड शॉल अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल वर बीइंग मेड. उन्हें जो उनके ऊपर रेड जो कवर है, रेड शॉल है जो उन्हें उड़ा दी जाती है, उनको कवर कर दिया जाता है और उनके फ्यूनरल की जो है तैयारियां शुरू की जाती हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. साइलेंट ट्रिब्यूट बाय स्पैरोज. अब उनकी डेथ पर यहाँ से भी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि जो स्पैरोज ने जो ट्रिब्यूट दिया, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिब्यूट वी कैन से, यू विल रीड इन द स्लाइड, तो उस पर भी क्वेश्चन एक अच्छा बनकर आ जाता है. इट वॉज इवनिंग, शाम का टाइम था. द सन वॉज सेटिंग, जो सन था वो सेट हो रहा था, डूब रहा था. दे ब्रॉट अ वुडन स्ट्रेचर, वुडन स्ट्रेचर लेकर आया जाता है जिसे हम हिंदी में अर्थी बोलते हैं. दे स्टॉप हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और वो कोर्टयार्ड में लगभग जो आंगन टाइप जिसको हम बोलते हैं उसमें रुक जाते हैं वो लोग. थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट नियर हर डेड बॉडी, बहुत सारी 1000 स्पैरोज उनकी डेड बॉडी के पास आ जाती हैं. दे डिड नॉट चिरप बट दे डिड नॉट प्रोड्यूस इवन अ सिंगल साउंड, लेकिन वो कोई चिरपिंग नहीं करती, कोई चहचहाने की आवाज नहीं होती. जो हेल नॉइस हमने वर्ड यूज किया था प्रीवियस स्लाइड में, वो नहीं था, कोई शोर नहीं था. एवरीवन फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, और हर किसी को बर्ड्स के लिए बहुत बुरा लग रहा था. द नरेटर्स मदर ब्रॉट सम ब्रेड, नरेटर की मदर कुछ ब्रेड पीसेस लेकर आती हैं. शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और छोटे छोटे क्रम्स में उनको डिवाइड कर देती हैं, तोड़ देती हैं. शी थ्रू दीज क्रम्स टू द स्पैरोज, और वो स्पैरोज को डाल देती हैं वो छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स. द बर्ड टुक नो नोटिस फॉर देम, लेकिन बर्ड्स उनमें से किसी ब्रेड क्रम को टच भी नहीं करती. देन दे कैरिड हर डेड बॉडी, फिर ग्रैंडमदर की डेड बॉडी को ले जाया जाता है. द स्पैरोज फ्लू अवे क्वाइटली, और वो स्पैरोज बड़े साइलेंटली, सारी जो स्पैरोज हैं वो फ्लाई कर जाती हैं, उड़ जाती हैं. द क्रम्स ऑफ ब्रेड स्टिल रिमेन, लेकिन वो ब्रेड क्रम्स एज इट इज ही पड़े रह जाते हैं. लाइंग देयर इन द कोर्टयार्ड, वो ऐसे ही जो है ब्रेड क्रम्स पड़े रहते हैं कोर्टयार्ड में. नाउ मूव टू द नेक्स्ट लाइन. Evidently means clearly. Evidently the sparrows had come to mourn the death of the grandmother. और क्लियर था कि वो मौन करने आई हैं, अपना ग्रीफ को एक्सप्रेस करने के लिए आई हैं. किसके लिए? ग्रैंडमदर के लिए. So that is all about the detailed summary of the chapter, the portrait of a lady. I know there are so many slides in the video. So students, I think it is necessary that I should explain each and everything for you, so you can easily solve the extract of this chapter in the exam. बेटा इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन इसीलिए जरूरी थी क्योंकि एग्जाम में भी जनरली गेट द एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस चैप्टर स्पेशली फ्रॉम हॉर्नबिल. अगर हम सिलेबस को माइन्यूटली देखें तो हमारे पास ट्रैक्ट सॉल्व करने के लिए आते हैं प्रोज और पोइट्री दोनों के अकॉर्डिंग टू द CBSE नॉर्म्स, और वो दोनों हॉर्नबिल से ही होते हैं. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर द रीडिंग ऑफ हॉर्नबिल. आफ्टर रीडिंग दिस डिटेल समरी you have to read your textual part also, and if you will face any kind of problem in the textual part, you can ask me
यू कैन आस्क इन द ग्रुप और यू कैन मेक अ कॉल। ठीक है, आप इसके बाद टेक्स्ट को पढ़ो और चैप्टर को समझने की कोशिश करो। जितने पॉइंट्स कवर हो सकते थे मैंने वो सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। आई हैव नॉट लेफ्ट अ सिंगल पॉइंट, और कोशिश की है कि कुछ कुछ लैंग्वेज वैसी ही रखूं जैसी टेक्सचुअल पार्ट्स में है। ठीक है, so try to read the textual part of this chapter after watching this video, so you can understand the chapter in a thorough way. Okay students, and if you face any problem, if you have any query, you can ask in the group or you can make a call. Okay beta, so this is all about the detailed summary of the chapter, The Portrait of a Lady. Thanks for watching. Thank you.